आज हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में। मैं डॉक्टर मनन सरूप्रिया, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जीवीएच कैंसर हॉस्पिटल बेड़वास उदयपुर। पेनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं, ये ऐसी ग्रंथ है जो हमारे पेट में स्टमक के पीछे और छोटी आंत के पास में मौजूद होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक एंडोक्राइन भाग और एक एक्सोक्राइन भाग। एंडोक्राइन भाग की बात करें तो वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और एक्सोक्राइन भाग जो हमारे पाचन में मदद करता है। आमतौर पर जो हमें पैंक्रियाटिक कैंसर देखने को मिलते हैं वो एक्सोक्राइन भाग से होते हैं। भारत की बात करें तो भारत में हर वर्ष करीबन 10 से 12 हज़ार पैंक्रियाटिक कैंसर्स नए देखने को मिलते हैं। फेमस एक्ट्रेस नरगिस दत्त जी, उनको भी यही कैंसर हुआ था। अब रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो बढ़ती उम्र इसका एक रिस्क फैक्टर है। पैंक्रियाटिक कैंसर 45 से 50 उम्र से ऊपर में देखने को ज़्यादा मिलता है। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें, जैसे तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन, शराब का सेवन या फिर लाल मांस का सेवन, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़ जो कि लंबे समय से है और अनकंट्रोल्ड है, ये इसके रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। लंबे समय से पेनक्रियास का सूजन, जिसे हम क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस के नाम से बोलते हैं, वो भी इसका एक रिस्क फैक्टर होता है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, वो भी पेंक्रियाटिक कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में आती हैं। ऐसी जीन्स जो कि हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर में मिलती हैं, वो पेंक्रियाटिक कैंसर में भी पाई जाती हैं। अब कुछ सिम्टम्स की बात करें, पेंक्रियाटिक कैंसर के सिम्टम बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि जी घबराना, उल्टी होना, एसिडिटी का होना, लंबे समय से पेट दर्द होना जो कि पीठ में रेडिएट हो रहा हो, या फिर खाना खाने के बाद बढ़ता हो, या फिर आगे झुकने से बढ़ता हो, या बाईं तरफ लेटने से बढ़ता हो, या फिर कभी कभार बीमारी की वजह से जो हमारी पित्त की थैली होती है उससे निकलने वाली नली, जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, उस पर दबाव पड़ने की वजह से जॉन्डिस या पीलिया भी हो सकता है। इन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की वजह से पेंक्रियाटिक कैंसर का डायग्नोसिस जो है वो बहुत ही लेट होता है। पेंक्रियाटिक कैंसर के बढ़ने की जो रफ्तार होती है वो बाकी कैंसर के मुकाबले बहुत ही तेज़ होती है। अब डायग्नोसिस की बात करें तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक स्पेशल तकनीक होती है जिससे हम कैंसर को देख सकते हैं और साथ में बायोप्सी भी ले सकते हैं। कैंसर के आसपास के अंगों से रिलेशन देखने के लिए हम उसका कॉन्ट्रास्ट सीटी या एक एमआरआई या फिर पेट सीटी स्कैन, जो कि पूरे बॉडी की इमेजिंग होती है, वो करा सकते हैं। कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट जिसे हम ट्यूमर मार्कर्स के नाम से जानते हैं, वो भी हमें फॉलोअप में मदद देते हैं। जैसे कि इलाज ख़त्म होने के बाद अगर ट्यूमर मार्कर बढ़ रहा है तो इसका संकेत है कि बीमारी दोबारा बढ़ने लग गई है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी तीनों का रोल रहता है। स्टेज के मुताबिक हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें इनमें से तीनों की या दोनों की या किसी एक की ज़रूरत है। अगर बीमारी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है तो सिर्फ सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी के बाद कई बार बायोप्सी रिपोर्ट में देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन या इन दोनों का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर बीमारी ऐसी है जिसमें आसपास के अंग जो है बहुत ही नज़दीक है या फिर उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या उनका कॉम्बिनेशन यूज़ करके बीमारी को कम करके हम सर्जरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कैंसर ऐसा है जिसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है या फिर बीमारी जो है वो बहुत शरीर में फैल चुकी है, उस केसेस में हम लोग कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। नई रिसर्च के अकॉर्डिंग हम लोग टारगेटेड थेरेपी, जिसे जीन्स पे यूज़ किया जाता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आउटकम की बात करें तो पेंक्रियाटिक कैंसर का आउटकम दूसरे कैंसर्स के मुकाबले बहुत ही ख़राब है। इसलिए अगर आपको लंबे समय, जो कि 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा कोई सिम्टम्स हैं इनमें से, जैसे कि भूख का नहीं लगना, वज़न कम होना, उल्टी या जी घबराना या पेट का दर्द होना, एसिडिटी होना, तो आप ज़रूर अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए।